हुआ? सिस आइसोमर। सिस आइसोमर हुआ। यस मैम। अब इस वाले कंपाउंड में अगर आप ऐसे काट दो इसको सेंटर से, तो ये और ये सेम है, यस मैम। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इससे बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कोई एक भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस मैम। इस वाले कंपाउंड को देख लो, ऐसे अगर काटते हैं तो ये और ये डिफरेंट है, यस मैम। ये और ये सेम है, ये और ये डिफरेंट है, तो ये वाला प्लेन तो नहीं है ना इसमें। यस मैम नहीं है। इतना समझ में आ रहा है, ये वाला प्लेन नहीं है। यस तो मैम। अगर इस कंपाउंड को मैं किसी और तरीके से काटूं, किसी और तरीके में ये तरीका आ सकता है, आ यस सकता मैम। है। तो अगर मैंने इसको ऐसे काटा तो ये और ये सेम है। यस मैम। इस वाले को तो आप नहीं देखोगे, मैंने क्या सिखाया था कि कॉपी पे लिखने से वो तुम्हें ऐसे लग रहा है, पर एक्चुअली में तो इस प्लेन के ऊपर आ जाएगा ना, ये वर्टिकल है। अब आप ये समझ रहे हो तन्वी? यस मैम। जब हम वर्टिकल लेते हैं तो ये ऐसे है, ये देखो मेरे हाथ की तरफ, मतलब वर्टिकल प्लेन के ऊपर है ये, तो ये ओके मैम। तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो चेक किसको करना है, ये सेम है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ओके। बेटा, यस और मैम। कोई एग्जांपल लो, स्केयर प्लेनर की लूं एक बार? यस मैम ले लो। अच्छा रुको, जैसे मैं लिख दूं कोई Ma2B2 है ना, ऐसा ले लिया मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अब ये है ना मेरे पास बॉक्स है, ये वाले बॉक्स के कॉर्नर पे मैं बॉल लगा दूं, ऐसे दिखेगा। यहाँ पे मैं 4 कॉर्नर्स पे बॉल लगा दूं, तो ये ऐसे है ना, मतलब ऐसे बैठा हुआ है, प्लेन में है बेसिकली। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको रखते हैं, ये जैसा बोर्ड पे पड़ा है बेटे ये तो वैसा ही है, तो या तो आप इसको A B ऐसे रख लो। ये कौन सा आइसोमर हुआ? सिस। दिस A B ये कौन सा आइसोमर हुआ? ट्रांस। ट्रांस। अब इसमें ना प्लेन देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? इसमें ना एक मॉलिक्यूलर प्लेन अपना ही होता है। मान लो यहाँ पे एक बॉल रखी थी, ये बॉल्स हैं। पहली बात तो ये 3D पिक्चर ही नहीं है, ये जैसे दिखाती वैसे ही है। तो अगर मैं इसको केक के स्लाइस की तरह ऐसे ऊपर से काट दूं ऐसे, तो आप इसको ऐसे समझो ना कि आधी बॉल ऊपर रह गई, एटम तो एक्चुअली में सफियर ही होते हैं, और आधी बॉल नीचे रह गई। यहाँ पे भी आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब बिल्कुल ऐसे कट कर दिया, ऐसे जैसे पनीर के स्लाइस, पिज्जा के स्लाइस ऐसे काट दे। पिज्जा का तो खैर ऐसे कटता है, मतलब ऐसा जैसे पनीर के स्लाइस हम ऐसे ऐसे काट के किसी चीज पे रखते हैं। तो यस ये मैम। भी आधा ऊपर आधा नीचे, तो बेटे इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है। मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन इसमें हमेशा रहेगा, इसलिए जब भी क्वेश्चन आपका स्क्वायर प्लेनर में आए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है हमेशा। ठीक है। यस मैम। एक शायद मुझे आपकी डिस्कशन से ये भी लग रहा था कि जैसे आप बोल रहे थे, एक ये एग्जांपल भी देखो तुम, MEN, चलो मैं इसको प्रॉपर ले लेती हूँ। M का मतलब है कॉपर, EN थ्राइस और 2+। जैसे बेटा ये एक कॉम्प्लेक्स आ गया जिसमें 3 EN है। पहले तो बच्चों तुम्हें ये पता होना चाहिए कि EN होता क्या है। CH2 और कॉर्नर पे लगे हुए हैं एमीन ग्रुप। ठीक है, तो बेटे जब तुम इसको लगाओगे तो EN तो हमेशा बाइडेंटेट लिगेंड है, तो सिस ही लगेगा ना। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे EN आ गया। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे EN आ गया। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे EN आ गया। इस तरीके से तो इसको आप किसी भी तरीके से काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते?
आप रफ में देखने के लिए तो ऐसा सोच रहे हो कि मैं, वैसे तो ये है ही स्ट्रक्चर ऐसी है कि अगर आप ऐसा भी काटते हो इसको, ठीक है, तो आप बोलो ये और ये ऊपर हो गए, तो ये तो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना टोटल। तो जब भी तीन रिंग बने, यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, रिपल्शन भी है, सब कुछ है, तो यहाँ पे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसका तो दूसरा आइसोमर भी नहीं बनता ना। तो तीन रिंग वाले को तो अगर आप ये सोचो, मान लो तुम्हारा दो रिंग वाला भी कंपाउंड था, ये तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन नहीं है। मान लो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, ऐसा आ गया पेपर में, कुछ ए ऐसा, ए ऐसा, तो ये वाले में प्लेन है ना तन्वी? यस मैम। कौन सा प्लेन है बताओ तो? मैम अगर वर्टिकल की तरफ काटेंगे। बिल्कुल, ऐसे वर्टिकल की तरफ काटेंगे तो ये सेम है। मान लो तुमने ऐसे भी काट दिया, ठीक है, तो ऐसे भी काट दिया तो भी आपके पास बी और बी सेम थे, ऐसे ना भी काटो, ऐसा भी काट लो, बिल्कुल तब भी ऊपर नीचे सेम है। तो काफी सारे प्लेन दिखाई देते हैं, हमें तो एक भी नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है बेटे? यस मैम। अगर आपको कोई और भी एग्जांपल पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम, मैम हो गया क्लियर। ठीक है, फिर भी तुम्हें अगर कोई डाउट लगता है तो आज एंकर्स वाले बैच में पूछ लेना, ठीक है, क्वेश्चन भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम। अच्छा चलो जी, अभी तो तन्वी से ही हाय हेलो हुई है, बाकियों से भी कर ले जरा। कैसे हो आप लोग भाई? ऑल वेल? फाइन मैम। आज सभी ने ज्वाइन नहीं किया हाँ अभी तक? अच्छा जी, मैं क्लास तो आपकी लूंगी ही, खैर मेरे पास कुछ पॉइंट्स आए थे, बट आई जस्ट वांट कि वो पॉइंट, जेई में तो मेरी कल क्लास थी तो मैंने डिस्कशन कर लिया, लेट मी ओपन दोज पॉइंट्स कि क्या क्या मेरे पास डिमांड्स आई थी। एक मेरे पास ये आया है कि जो मैं ये नहीं बोलूंगी रैंकर बैच या कोई भी बैच, मैं ये बोलूंगी जो नीट और जेई के 2022 वाले बच्चे हैं, उन्हें एक डिमांड की है कि डेली स्केड्यूल टू बी फॉलोड, कि कौन कौन से चैप्टर डेली आपको पढ़ने हैं। अब मैं इसमें ना दोनों चीजें बता रही हूँ, मैं नीट जेई में भी बता के आई हूँ, मैं नीट में भी बता रही हूँ। बेटा वैसे तो मेरी क्लास में सब कुछ क्लियर होता है, बट अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट या मन में इच्छा रह गई है तो अच्छा मुझे बताओ पलक, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं इस क्लास में? पलक, इस क्लास में हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बेटे? अरे क्या हो गया तुम्हें? तन्वी कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? मैम केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन अभी खत्म किया। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे डेली स्केड्यूल टू बी फॉलोड, जो टीचर यानी कि जो तुम्हारी मैम यानी कि मी, जो मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी लिख देती हूँ ताकि किसी भी बच्चे के माइंड में कुछ ना रहे डाउट। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ केमिकल काइनेटिक्स, तो जिस बच्चे को लगता है कि नहीं पता नहीं लग रहा है कि क्लास में क्या फॉलो हो रहा है, तो ये उनके लिए है। मैं तुम्हारा भी बता देती हूँ कि अगर इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपको क्या पढ़ना है, तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स चलेगा आपका। केमिकल काइनेटिक्स के बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चुका है ना? यस मैम। यस और नो? उसके बाद सर मेरे ख्याल से पी ब्लॉक आपको करवा रहे हैं। मैम अभी तक कोई क्लास नहीं लगी है, उसके बाद जब एक दो क्लासेस लगी थी। अभी ये क्लास लगी है, मैंने कल परसों देखा था, शायद क्लास लगी हुई थी उनकी। नो मैम, मैम हमारे वाले उसमें नहीं लगी है, नीट वाले में। अच्छा, तुम्हारे वाले में नहीं लगी, तो उसके बाद आपका चलेगा पी ब्लॉक, 12th वाला पोर्शन, क्योंकि 11th वाला हम कर चुके हैं। उसके बाद आपका चलेगा डीएनएफ ब्लॉक, ये आपके 3 चैप्टर जो हैं डिटेल में चलेंगे जैसे मैं पढ़ाती हूँ। उसके बाद जो आपके चैप्टर हैं बायोमोलिक्यूल, आइसोलेशन,
जिसको तुम मेटलर्जी बोलते हो, ठीक है। और तीसरा चैप्टर हो गया तुम्हारा पॉलीमर्स, ठीक है। और कोई बचता है? बायोमोलिक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, वो तुम पढ़ सकते हो। और तो कोई नहीं है तन्वी? मैम सॉलिड स्टेट। सोलर स्टेट आपका नहीं हुआ आपका अभी? नो मैम। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा नंबर चेंज करूंगी। सॉल्यूशन तो हो गया है ना? यस मैम हो गया। तो मैं नहीं पढ़ाया है आपको। अच्छा, तो सबसे पहले फिर सॉलिड स्टेट तो इधर रखना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट। मैम इसका रिडॉक्स जितना आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ करवा चुके हैं बहुत है, वो दोबारा से नहीं होगा। यस मैम। रिडॉक्स नहीं होगा बेटे दोबारा। रिडॉक्स का ना नीट में नहीं क्वेश्चन डलता, वो 11th के पेपर में ही बस क्वेश्चन आता है। जो बच्चे 11th पढ़ते हैं ना, 12th के बेस पे जो मतलब मिक्स होके आता है, वो इलेक्ट्रो से क्वेश्चन डलता है। जितना तुम्हें चाहिए वो तुम्हें आता है, बाकी कुछ हुआ तो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे, कुछ ऐसा नहीं है। 101%। तो केमिकल काइनेटिक्स अभी चलेगा क्लास में। ये चैप्टर है तुम्हारा कंटिन्यूड, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी सॉलिड स्टेट, मैं ही पढ़ाऊंगी। उसके बाद पी ब्लॉक 12th वाला तीसरे नंबर पे, फिर डीएनएफ। इतना पोर्शन मैं ही तुम्हें कराऊंगी। उसके बाद ये जो 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल आइसोलेशन एंड पॉलीमर, ये सर कराएंगे आपको। और ये जो आपका क्लास का आप बोल रहे हो कि सर की क्लास नहीं लगी, आई विल ट्राई कि एक क्लास जो है, जब मेरे वाला पोर्शन कवर अप हो जाए, मैं सर को दे दूं अपने वाली, और उनकी भी 2 क्लासेस मेंटेन होके, जैसे जेई में मेरी कम लग रही हैं बिकॉज उनका टेस्ट हो जा रहा है उस दिन ना। क्लासेस तो मेरी ज्यादा ही थी उनमें भी, उनका टेस्ट हो जा रहा है, वीकली टेस्ट, उस दिन मेरा उनके साथ स्केड्यूल था। ये मैं सर को बोल दूंगी, तो ये रूटीन रहेगा। इज दैट क्लियर बेटा? यस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है कई हमारे बच्चे लेट ज्वाइन किए हों। केमिकल काइनेटिक्स आपकी क्लास में चल रहा है। अगर आप लोगों ने पढ़ना है कि जैसे कुछ था कि हम थोड़ा सा पढ़ें, रिवाइज करें वगैरह वगैरह, दूसरे नंबर पे मैं ही कराऊंगी आपको सॉलिड स्टेट, फिर पी ब्लॉक एंड डीएनएफ ब्लॉक, ये पोर्शन मैं कराऊंगी। ये वाले जो 3 चैप्टर हैं, बायोमोलिकुलर आइसोलेशन, मेटलर्जी वाला और पॉलीमर्स वाला, ये सर कराएंगे। टाइम टेबल में मैं एक बार देख लेती हूँ। मैं एक क्लास हो सकता है कि थोड़ा सा 1-2 चैप्टर करवाने के बाद मैं उनको शिफ्ट कर दूंगी, ताकि उनका भी कवर अप हो जाए। बाकी अगर ये इस क्वेश्चन का एक ये भी मतलब है कि हमें क्या फॉलो, ये आपके उसमें रहेगी स्लाइड नोट्स में, कि हमें कैसे फॉलो करना है डेली बेसिस पे रिवीजन। रिवीजन नीट को कैसे करना है, रिवीजन नीट के स्टूडेंट्स को कैसे करना है, ये मैंने कल जेई में भी बहुत एक्सप्लेन किया है। रिवीजन आप लोगों को करना है अब इस हिसाब से कि चैप्टर को ना पैक करके रखना है। पैक करके रखना है का मतलब है कि भैया सबसे पहले मान लो तुमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब मैं बोल रही हूँ तो मैंने सबसे पहले चलो लिख दिया ऑर्गेनिक, उसके बाद लिख दिया फिजिकल, उसके बाद लिख दिया इनऑर्गेनिक। जब आपको केमिस्ट्री की रिवीजन करनी है ना, तो एटलीस्ट केमिस्ट्री को 3 पार्ट, एटलीस्ट 2 पार्ट नहीं तो 3 पार्ट मान के चलो। इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे तुम पढ़ते होगे ना बॉटनी जोलॉजी में भी, अब बॉटनी अलग है, जोलॉजी अलग है, पढ़ते हो ना ऐसी चीजें। तो ये भी बेटा पूर्व पश्चिम उत्तर है। तो अब आपको अगर ऑर्गेनिक का रिवीजन स्टार्ट करना है, तो ऑर्गेनिक का सीक्वेंस है सबसे पहले जीओसी, उसके बाद हाइड्रोकार्बन। मैं एक स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रही हूँ, हाइड्रोकार्बन लिखना है भाई। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बाद है आर एक्स एंड ए आर एक्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उसके बाद करना है आपको, ये बिल्कुल रेगुलर है, एल्कोहल एंड फिनॉल। उसके बाद आपको करना है कार्बोनिल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और उसके बाद करना है आपको एमीन। ये तुम्हारा ऑर्गेनिक रिवीजन का पैटर्न होना चाहिए। अब ये करना कैसे है? जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक की रिवीजन अभी ढंग से नहीं की, क्योंकि जीओसी तुम्हारे पहले टेस्ट में भी आया था, जिन्होंने रिवीजन नहीं की उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले पढ़ने मेरे पढ़ाए हुए नोट्स। आपके पास ड्राइव शेयर्ड है, उसमें जीओसी का लेक्चर होगा, वो नोट्स पढ़ने हैं।
वो नोट्स पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रही हूँ। सबसे पहले आप पढ़ोगे नोट्स हर चीज में, उसके बाद पढ़ोगे आप एनसीईआरटी, उसके बाद मिनिमम 30 ईयर, ऑफलाइन में मैंने 50-50 करा दिए हैं, तो मिनिमम 30 ईयर्स, 30 ईयर्स के मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये करना है। प्लस अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, जैसे एक डिस्कशन चल रही थी हमारी टीम के साथ कि आपको एक रेफरेंस बुक के बारे में बताना है, वो रेफरेंस ग्रुप का लिंक आपके पास आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आ जाएगा। अब मान लो, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वैसे इन द टीम वी हैव डिसाइडेड, आपके पास कोई XYZ आ गई रेफरेंस बुक, अब उस रेफरेंस ग्रुप बुक में 500 क्वेश्चन है जीओसी का, ठीक है, तो अगर हम इस टाइम पे 500 क्वेश्चन करने लगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर टॉपिक वाइज अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर पाए, जैसे मुझे जीओसी में से ना मेरा एसिडिक करेक्टर वाले क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तो उसमें ना सब टॉपिक्स बने होते हैं, तो एसिडिक करेक्टर वाले क्वेश्चन ज्यादा कर लो। मेरे आईयू पैक में गलती हो रही है तो आईयू पैक वाले ने क्वेश्चन ज्यादा कर लो, काफी चीजें प्रीवियस ईयर में भी कवर हो जाएंगी। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो जितने मेरे बच्चे हैं, जितने मेरे पास ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, मैं इस टाइम पे उनको ये सजेस्ट करती हूँ 100 से 150, बाकी तो बच्चे पे डिपेंड है, 200-250 भी कर रहे हैं बच्चे, 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर अगर तुम अच्छा लगा लेते हो ना, तो आपके पास मतलब अच्छी है। जैसे कि अभी किताबें आती हैं, किताबें हैं तो भी दिशा की आती है, जिसको क्रैश कोर्स की किताबें बोलते हैं, दीक्षा की, ठीक, या MTG है, किसी के पास अरिहंत है, किसी के पास है, जो भी, ये एक लिंक शेयर हो जाएगा जिसमें से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। ये हर एक चैप्टर का सेम है। जब तुमने जीओसी रिवाइज कर लिया, आप अपने को बाउंड कर दो कि मैंने फुल एंड फाइनल करना है, तो उसके शॉर्ट नोट, जो जो कई चीजें होती हैं जो हमारे में शॉर्ट नोट्स ना हर बच्चे के अलग अलग होते हैं। वॉइस कट रही है, वो 1 मिनट के लिए ना, इंटरनेट कनेक्शन ऐसा हुआ था, अभी ठीक रहेगी। शॉर्ट नोट्स हर बच्चे के अलग अलग होते हैं। मान लो कि तन्वी को एम इफेक्ट में प्रॉब्लम है, तो जो तन्वी के शॉर्ट नोट्स होंगे उसमें उसने एम इफेक्ट के 4-5 पॉइंट लिखे होंगे, ठीक है। या तन्वी को आईयू पैक नेम लिखते हुए किसी ग्रुप का नेम नहीं आता, वो उसके शॉर्ट नोट्स में होगा, ताकि पेपर में आप शॉर्ट एंड क्रिस्प वो चीज रिवाइज कर सको, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री को अगर तुम्हें रिवाइज करना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो मैं तुम्हें दे रही हूँ वो रामबाण है भाई, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सबसे पहले तुम्हें फिजिकल में करना है थर्मो, हमेशा थर्मो से स्टार्ट करो। थर्मो करने के बाद तुम्हें करना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में दोनों करने हैं, केमिकल भी करना है और आयोनिक भी करना है। ये मैं इसलिए रैंकर्स बैच में नहीं इसमें बता रही हूँ ताकि जितने भी मेरे बच्चे हैं सभी को पता लग जाए। ऐसा नहीं है कि कोई 8-10-15 बच्चों को पता लगे, सभी को आइडिया होना चाहिए। और केमिकल इक्विलिब्रियम करने के बाद तुम कर सकते हो केमिकल काइनेटिक्स। मान लो तुम्हें लग रहा है कि अभी क्लास में हुआ नहीं कंप्लीट, तो केमिकल काइनेटिक्स की जगह आप इन दोनों को फ्लिप मार सकते हो, आप इलेक्ट्रो कर सकते हो। ये 4 चैप्टर जान है फिजिकल केमिस्ट्री की। मैंने लिख दिया कि जान है तो जान है, मतलब 101% क्वेश्चन लगना ही लगना है। इसके बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सॉल्यूशन। और मैंने 6th पे ना स्टेट्स ऑफ मैटर लिख दिया। स्टेट्स ऑफ मैटर में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड भी आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस भी आता है, और स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड भी आता है। इस पे मुझे 2 बातें बोलनी है, मेरे सारे बच्चे ये बात याद रखेंगे। अब की जो 12th है ना, मतलब जो 2023 में नीट लिखेगी, उसमें सॉलिड स्टेट सिलेबस में से कट गया हुआ है और सरफेस केमिस्ट्री भी सिलेबस में से कट गया हुआ है। तो इसका ये मतलब होता है कि जब वो बच्चे 12th वाले नेक्स्ट ईयर नीट देंगे ना, तो ये नीट वे से भी कट जाएगा। तो ऐसे चैप्टर जो थोड़ा सा ना सॉलिड और लिक्विड
इस पे ज्यादा होना चाहिए गैसियस स्टेट पे, और गैसियस स्टेट सारा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला लो, वैल्यू भरो, दैट्स इट। बाकी आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर में से थोड़ा बहुत रीजनिंग है, बाकी सारा न्यूमेरिकल से, कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री होगी। 7th नंबर पे आप इसमें कर सकते हो सरफेस। सरफेस में से भी तुम्हें एडजॉर्प्शन पे सबसे ज्यादा जोर देना है। जितने भी मैं आजकल का ट्रेंड देख रही हूँ वो क्या कर रहा है, जो लैंगम्यूर फ्रेंडविच एडजॉर्प्शन आइसो है, जिसमें आता नहीं है लैंगम्यूर में x by m is equal to k, m मैम वॉइस नहीं आ रही है। audible to you? हेलो, अभी आवाज आ गया आपको? मैम कट जा रही है बीच बीच में। कैसे हो सकता है? अभी आ रही है? ऐसे कैसे हो सकता है नो वॉइस? मैम मैंने अब आ रही है। हाँ, फोन का वाईफाई भी ऑफ कर दिया, बाकी सारे डिवाइस ऑफ करवा दिए हैं वाईफाई से। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि उसके बाद आप सरफेस केमिस्ट्री कर सकते हो। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर ये सीक्वेंस में रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके चैप्टर हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सीक्वेंस चलता है। एस ब्लॉक के बाद कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के बाद डीएनएफ ब्लॉक, और डीएनएफ ब्लॉक के बाद आप आइसोलेशन वाला चैप्टर ले सकते हो। और ये जो चैप्टर हैं ऑर्गेनिक में, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसके जितने क्वेश्चन हो सके उस हिसाब से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ज्यादा। अभी मेरी आवाज आ रही है ना बेटे आपको? यस मैम। अच्छा, एक दो बातें मैंने और बोलनी है। जैसे इस बैच में से कुछ बच्चे कि उनका कहना है कि हमने ना बहुत बार जीओसी पढ़ लिया, बहुत बार हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, बहुत बार ये सब कुछ पढ़ लिया, तो उनके लिए जैसे मीन्स चैप्टर है वन शॉट, वन शॉट आपने मीन्स पढ़ा, मीन्स का ऊपर नीचे से जो लेना फटाफट, ठीक है, आप चल सकते हो। उसके बाद तुम्हें लगा कि जीओसी और हाइड्रोकार्बन और ये चैप्टर तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आप एमीन्स और कार्बोनिल पे ज्यादा फोकस करो जो तुम्हारे चैप्टर टर्म 2 के थे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपका रहेगा जिसमें आपको रिवीजन करनी है। अगर आप लोगों को पर्सनली मेरे से डेली प्लान चाहिए कि आज हम क्या पढ़ें, आज हम क्या पढ़ें, तो वो मैं रैंकर्स बैच में एक बार बच्चों से डिस्कस करके शेयर कर दूंगी कि तुम कल ये पढ़ लो, उसके बाद 2 दिन इस पे लगा लो, 2 दिन उस पे लगा लो। इज दैट क्लियर? यस मैम। बेटे आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा मैम अच्छा, बीच में कट जा रही है। उसके बाद मेरे पास एक सेकंड पॉइंट आया है कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है बेटे, आ रही है ना आवाज? जब नहीं बताना। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला
वर्कशीट दे दो। ये मेरे पास एक पॉइंट आया है। फिजिकल के चैप्टर्स में मैं अभी आपको जैसे आज काइनेटिक्स पढ़ाऊंगी, तो काइनेटिक्स के एंड में मैं एक वर्ड लिखूंगी, सिनॉप्टिक नोट्स। तो जो मेरे सिनॉप्टिक्स नोट्स होंगे वो शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपके लिए लिस्ट है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, सॉलिड की और थर्मोडायनामिक्स की, इक्विलिब्रियम की, ये भी मैं आपको बनवा दूंगी, बनवा के आपको ग्रुप में शेयर करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक ऑफ द चैप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड, किस हिसाब से पेपर में आता है बेटे, ये आपका 100% कोई भी नहीं दे सकता। मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो कि टीचर तुम्हें बोल दे कि 5 क्वेश्चन इसके खा जा और पेपर में 5 ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो हम आपसे बुक शेयर होगा आगे, ठीक है। टेंटेटिव का मतलब है कि इतने मार्क्स का इस चैप्टर में से आया, इतने मार्क्स का इस चैप्टर में से आया, उससे आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई भी हम ऐसा ब्रेकेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल ब्रेकेज है जो अभी तक नीट और जेई में चला है, और वो हमेशा क्या चलता है कि 45% और 55% की रेशो रहती है। 55% मोस्ट ऑफ द टाइम, ये भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रही हूँ, 100% नहीं, क्योंकि एग्जामिनर कभी कोई आपके पास इंस्टीट्यूशन पेपर सेटर होता है, कभी कुछ, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ टाइम्स लिख रही हूँ मैं इसको, 55% 11th आता है और 45% 12th का पोर्शन आता है। ये एक है। अब इसमें 42 और 57 या 40 या कुछ ऐसे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, ज्यादा अभी तक 11th वाला पोर्शन आया। चैप्टर वाइज ब्रेकेज जो आपकी बुक हम आपको रेफरेंस बोलेंगे उसके आगे भी लिखा होगा, और आप उससे चेक कर सकते हो कि कैसा वेटेज है। उस हिसाब से हर बच्चे की एक पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये लास्ट में पढ़ना है, मेरे को ये ज्यादा आता है, मेरे को नहीं आता। उसके बाद एक मेरे पास हमारी डिस्कशन ऑफ द कॉन्सेप्ट अलोंग विद द न्यूमेरिकल्स बेस्ड। ये केमिस्ट्री में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि विदाउट कॉन्सेप्ट हमने कोई न्यूमेरिकल डिस्कशन किया है तो बता दो। मैं तो कोई ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन करा दूं, इनऑर्गेनिक का भी, फिजिकल का भी, ऑलवेज आई एश्योर यू, ऑलवेज वी विल। मैं वी सारी टीम के भी हाथ पे ही बोल रही हूँ, सिर्फ मैं केमिस्ट्री में नहीं बोल रही हूँ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, मैथ्स तुम्हारे पास है नहीं, जेई के लिए मैथ्स हो गया। श्योरली जब भी कोई टीचर आपको क्वेश्चन कराएगा, वो कभी ऐसा कराएगा ही नहीं कि इस क्वेश्चन में ये फार्मूला का दैट्स इट, बताएगा ही नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो डिस्कस करेगा कॉन्सेप्ट। आपने मेरे साथ इतने सारे रैंकर्स की क्लासेस ली हैं, आपने देखा केमिकल बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन होता है तो मैं बताने लग जाती हूँ कि इसमें ये होता है, इतने डॉट लगा लो, ये नहीं। तो ऑलवेज वी विल एंड वी हैड डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं रिटर्न में दे रही हूँ आपको, बिना कॉन्सेप्ट डिस्कशन के हम करते ही नहीं है। फिफ्थ एक मेरे पास क्वेरी आई है नीट के उससे, नीट पास आउट में से सपोर्ट रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तुम मुझे बता दो कि व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट यू रिक्वायर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये स्पेशली मेरे पास जो फीडबैक आया नीट 12th का आया। यस बेटा, एनीबडी शर्ट यही for the need in the organic chemistry, although we have completed, how we can help you? रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या करें? रिएक्शन मैकेनिज्म में टेल मी बेटा। मैम जैसे आपने कोई रिएक्शन लिखा, फिर आप उसको प्रोसीड करवाते हो, फिर आप बोलते हो कि इसमें ये ऐसे अटैक होगा, फिर उसके बाद ये ऐसे प्रोसीड करेगा। मैम उसमें कंफ्यूजन आ रही है कि वो कैसे, मतलब मैकेनिज्म कैसे होगा। मैंने तो एक मिनट मैंने तो आपको मैकेनिज्म बताए ही ऐसे हैं कि कैसे अटैक होता है। आपको मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? ऑलवेज टेल मी। मैम सबसे पहले चेक करना है हमेशा मैंने डिस्कशन में यही बताया। सबसे पहले क्या बताया? चलो तुम ही मैम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल देखना है पहले। सबसे पहला पॉइंट हम रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या बोलते हैं कि होता है। मैं तुमसे 5 बातें पूछती हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म की, वो 5 बातें इसका सोल्यूशन है। रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो है चेकिंग।
या आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा पॉइंट रिएक्शन मैकेनिज्म का होता है फाइंडिंग इफेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक इफेक्ट्स जो भी होते हैं तुम्हारे, फाइंडिंग द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रुप्स प्रेजेंट। तीसरा पॉइंट इसमें होता है अटैक, वो इधर से इधर ही होगा। फोर्थ वाला पॉइंट होता है रीअरेंजमेंट्स इन द रिएक्शन फॉर मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इस इंटरमीडिएट की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है। एक्स और इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन में क्या बनता है। अगर मैं इंटरमीडिएट भी पता लग गया, मोर स्टेबल के लिए तुमने रीअरेंजमेंट भी कर लिए, उसके बाद जो एरो पे लिखा है उसमें इसका रोल प्रेजेंट होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि वैसे तो क्योंकि इसमें तो कोई वो वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज फॉर योर सपोर्ट, ये सारी चीजें हम में डिस्कस करते हैं। अब आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और दिक्कत ऑर्गेनिक में आपको कभी वो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता जो पेपर में हम कर चुके हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट में मतलब आपको कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन और उसके रीअरेंजमेंट्स नहीं आते और रिएजेंट्स नहीं आते, ये कह रहे हो आप? यस मैम। दिस इज व्हाट यू पीपल आर सेइंग कि हमें रिएजेंट नहीं पता और रीअरेंजमेंट नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा जो इस क्लास में डिस्कशन हुई है वो रीअरेंजमेंट की हुई है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कैसे बनना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट मैं यही क्लास खत्म करा के करा दूंगी। रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वैसे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। ये कार्बोकेटाइन की बात कर रही हूँ। कार्बोकेटाइन के कार्बेनाइन के जो रीअरेंजमेंट हैं वो केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कराने के बाद में बता दूंगी। रिएजेंट भी अगर मुझे लगता है कि कोई छूट गया है या रिपीट भी करना पड़ा है तो मैं इसके बाद करवा दूंगी। बाकी अगर आपको ये खिचड़ी लग रही है कि हमें बनी बनाई मिलेगी, तो बनी बनाई नहीं मिलती बेटे। इसका ऑर्गेनिक सीखने का जिंदगी में सिर्फ 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 क्योंकि आपकी क्लास में सब कुछ कराया गया है, ऑर्गेनिक सीखने का सिर्फ एक है कि आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको 50 क्वेश्चन भी करवा दूंगी ना, तब भी तुम्हें उस टॉप 51 क्वेश्चन पेपर में नया मिलेगा, ये होगा ही होगा ऑलवेज। तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क कर सकते हैं। आपको रिएरेंजमेंट भी मैं दोबारा बता दूंगी, अगर आपको कार्बोकेटाइन या कोई भी फ्री रेडिकल के रिएजेंट बता दूंगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स खत्म करने के बाद में रीअरेंजमेंट एंड रिएजेंट के रोल, यही पॉइंट। हाँ, मेरे को ना आपकी वॉइस आ नहीं रही है एक्चुअली, पता नहीं आज क्या हो गया है, क्योंकि मोस्ट मेरे शो तो नहीं कर रहा है कि लेस स्टेबल नेटवर्क है। तो पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 1 आपका फिजिकल कवरेज से भी पहले ही हो जाएगा, तो आपको टॉपिक करवा दिए जाएंगे जिसमें रीअरेंजमेंट आता है और रिएजेंट के रोल होते हैं। और एनीथिंग एल्स? आई थिंक वी कवर्ड ऑल द पॉइंट, मैंने पढ़ के ही करवाए हैं जो मेरे पास पॉइंट्स आए थे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ये ma'am. आपके पास आज की डेट में, आज की डेट 25 मई है, 25 मई में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। ये तन्वी की प्रॉब्लम्स के आंसर हैं और ये वाले आपके पॉइंट्स हैं। ये पहला पॉइंट मेरे पास आया था, ये मैंने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिए है। ये पहले पॉइंट का बी पार्ट है, ये मैंने स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन नहीं था कि डेली स्केड्यूल किसका बताना है, स्टूडेंट का या इसका। बाकी अगर किसी को ये भी चाहिए कि मैं रोज कितना पढूं, मैं वो भी रैंकर्स में बता दूंगी। बाकी तुम समझदार हो कि ये कितना वैलिड क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और फिजिकल के ही दे सकते हैं हम, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बेटा नहीं होते हैं।
और फिजिकल के जो मैं चैप्टर करा रही हूँ वो इस नाम से आपके पास इसके नोट्स आ जाएंगे। जो आपका परसेंटेज आपने पूछा था, जो तुम्हारी रेफरेंस बुक मिलेगी उसके आगे लिखा होता है। कॉन्सेप्ट हम हमेशा डिस्कस करते हैं। मेरी तरफ से मैं 2 काम करवाने हैं मुझे आपको, एक तो रीअरेंजमेंट और एक रीएजेंट का रोल, और एक मुझे आपको इसके फॉर्मूलाज की लिस्ट देनी है। और वॉट एवर द फीडबैक यू हैव गिवन वो बेटा हमने कवर अप कर लिया है। फिर भी किसी को कुछ एडिशनल लगता है कि हमें ये सपोर्ट ये, तो आप बेझिझक होके मुझे किसी भी बैच में बोल सकते हो। आप मुझे पूरी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बोल सकते हो। वैसे तो आप कह रहे हो चलो सर ले नहीं रहे हैं, पर फिर भी जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है या किसी ने भी पढ़ाए हैं वो आप बोल सकते हो। ठीक है, इन केस आपको किसी और सब्जेक्ट्स के भी कुछ रिलेटेड चाहिए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इट्स ओके बेटा, वी आर हियर टू हेल्प यू। बस तुम मुझे नंबर ला दो अपने, दैट्स इट। डॉक्टर बन के दिखा दो, हम उतने ही खुश हैं, ये बहुत जरूरी है। चलो अब हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। मुझे लगा फिर नहीं तो लेट हो जाएगा, मेरे पॉइंट्स दिमाग से कुछ स्किप ना करते। तो केमिकल काइनेटिक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। और ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ना बेटे, इसमें हमने बेसिक क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जिन बच्चों का तो मैथ्स अच्छा है, थोड़ा बहुत भी अच्छा है, हम उतना ही मैथ्स यूज करेंगे जितना तुम फिजिक्स में करते हो, ठीक है, तो वो तो ये डेरिवेशन देख ले। जिस बच्चे को बहुत घबराहट होने लग जाती है मैथ्स से, वो बच्चे सिर्फ सिनॉप्टिक नोट्स देख लें इसके एंड वाले, बस इसको देख लें आंखों से। इवन आंखों से देखना भी बहुत बड़ी बात है इसको। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बेटा क्या होगा, अब यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक फॉर्मेट बता रही हूँ। जैसे मान लो कोई ए है रिएक्शन में जो तुम्हें प्रोडक्ट देता है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग में मान लो ये a है, प्रोडक्ट बना ही नहीं, और टाइम जब p आ गया तो a में से कुछ माइनस हो गया, जैसे x माइनस हो गया, और प्रोडक्ट आपके पास x फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये a0 a माइनस एक्स एंड x, तो ये आपका एक फॉर्मेट है। कई बार एनसीईआरटी जब पूछते हैं, एनसीईआरटी में भी ये फॉर्मेट दिया, और जब एग्जामिनर देता है तो भी ऐसे ही होता है कि इनिशियली ये ए नॉट है और ये बना ही नहीं, उसके बाद ये कुछ रह गया ए। कई किताबें इसे ए के सबस्क्रिप्ट में टी भी लिखती हैं, मतलब टाइम टी पे ए रह गया। तो बाकी तो तुम स्मार्ट हो इतने कि स्टार्टिंग में इतना लिया था, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा। तो ये फॉर्मेट बोलते हैं इसे, है ना, ये वाला फॉलो करेंगे हम पूरे चैप्टर में। अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है तो रेट जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जितने भी आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हैं वो रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करते हैं कि कैसा रिएक्टेंट लिया। अब रेट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैंने के नॉट लिख दिया, और ए की पावर 0। अब ए की पावर 0 या किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये रेट इज इक्वल टू के नॉट इंटू ए बराबर के, ठीक है, इंटू 1 विच इज के नॉट। ये वाली इक्वेशन को बोलते हैं आपकी ये जीरो ऑर्डर की इक्वेशन। ठीक है, तो ये किसके लिए ये है, जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर जब आपका रिएक्शन फॉलो करता है तो तुम्हें ये बात अंडरस्टूड है कि ऐसे होता है। ठीक है, अब उसके बाद रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, रेट कैसे लिखते हैं, जिसको मैंने एक्सप्रेशन नाम दिया था। क्या होगा रेट का एक्सप्रेशन ए और प्रोडक्ट से, मैम चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम। यस, तो बेटा माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी। ठीक है, तो यही होगा ना। अब इसमें स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट तो लगा नहीं हुआ, अगर स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट होता तो हम इसे 1 बाय कर लेते। तो ये रेट हो गया, बाकी इसको के नोट के बराबर रख सकते हैं। माइनस क्यों लगाया तुम बहुत अच्छे से जानते हो, माइनस का मतलब है कि ए डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद बच्चा जी इसको शिफ्ट कर लो, माइनस ऑफ डी ए इज इक्वल टू के नॉट इंटू डी टी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन। ये वाली जो इक्वेशन है जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया, आजकल नीट जेई के पैटर्न में ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर चेक करता है। इसे बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट लॉ, ऊपर वाली इक्वेशन को बोलते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन, ये बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। बच्चा ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें जो मैंने किया है, मैंने टी को उस साइड पे शिफ्ट किया है, इसे बोलते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल सेपरेबल। पता है तो ठीक है, नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो माइनस ऑफ डी ए इज इक्वल टू के नॉट इंटू डी टी। लेट मी चेक कि मैंने वहां पे के नॉट लिखा है, यस लिखा है।
अब उसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करना होता है प्रॉपर लिमिट से। इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी थी ए नॉट, बाद में कंसंट्रेशन कितनी हो गई ए। इनिशियली टाइम कितना था 0, बाद में टाइम हो गया टी। अब डी ए को ना तुम डी एक्स मानो। जैसे डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है ना, ठीक है, dx की इंटीग्रेशन x होती है, तो इसी तरह dA की इंटीग्रेशन क्या होगी, a होगी। बाकी बेटा इसमें माइनस लगा हुआ है और ये जो आपको पावर्स है ना, ये ऐसे पुट कर लेनी है, a नॉट एंड a, दिस इज k नॉट, ऊपर k नॉट और 1 dt की इंटीग्रेशन t आ गई। t में तो बेटा 0 और t पुट करोगे तो वही आ जाएगा। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। अपर लिमिट हो गई पहले माइनस, पहले अपर लिमिट हो गई a माइनस लोअर लिमिट हो गई a नॉट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू k नॉट, अपर लिमिट हो गई t, लोअर लिमिट हो गई 0। तो यहाँ पे तो k नॉट इंटू टी आ गया। बेटा इस माइनस को एडजस्ट कर लो तो ये हो जाएगा अब यहाँ पे जब माइनस को एडजस्ट करोगे तो ये आ जाएगा a नॉट माइनस a इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। वो डिफरेंशियल थी, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट आप सीख चुके हो, ए नोट को हम क्या लिखते थे, ए माइनस ए को क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स। ये मैं नहीं लिख रही हूँ, ये आपको एक्सप्रेशन में दिया हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे ए माइनस एक्स लिखा हुआ है, वही फॉर्मेट लिखा है मैंने। तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। तो ये ए माइनस ए और एक्स प्लस हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। तो ये भी आपके पास है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और ये वाली इक्वेशन हम ज्यादा यूज करते हैं उस वाली से, ठीक है। अब x कहाँ पे है, के t क्या है, वो चीजों के मीनिंग पता होने चाहिए। तो ये वाली इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। फिर से एक बार एक्सप्रेशन देख लो, ये a था, ये 0 था, ये a माइनस एक्स बच गया, तो x है आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसके बाद आता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है बेटे, मैम जिस टाइम पे हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में हाँ, कन्वर्ट हो हाफ लाइफ पीरियड को कभी भी लाइफ में ऐसे मत लेना कि अगर कोई रिएक्शन 15 मिनट हुआ तो उसका हाफ लाइफ 7.5 होगा, नहीं, फिर तो काइनेटिक्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा कि इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच concentration of the reactants approaches to 1/2 of its initial concentration। मतलब जितने से स्टार्ट किया था ना, उससे अगर आधी रह गई है तो वो हाफ लाइफ पीरियड होगा बेटे। तो अब हमारे पास फॉर्मेट क्या था, चलो यही लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। इससे आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इसी से सब कुछ करना है। अब आप फॉर्मेट को ऐसे रखो कि जब टाइम t आपका t हाफ हो जाता है ना, तो जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का हाफ हो जाती है, ठीक है। इनिशियल को तुमने a लिखा है कि a माइनस ए नॉट लिखा है, जो वहां पे लिखा है वही चलाओ, a लिखा है, ठीक है। तो x कितना आ गया, कंसंट्रेशन x क्या आ गया, फिर x को आप इस फॉर्म, चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। आपने ये लिखा था ना, A2 प्रोडक्ट, दिस इज a, दिस इज 0, दिस इज a माइनस एक्स और x। अब ये था टाइम इज इक्वल टू t पे। तो टाइम t इज इक्वल टू जब t हाफ हो जाएगा, तो ये a है, ये 0 है, ये a/2 और a/2 हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई a/2 इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी, की जगह पे आ जाएगा टी हाफ। तो टी हाफ आ गया तुम्हारा a/2 इंटू के नॉट। तो ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन बन गया, इसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है
क्वार्टर लाइफ टाइम। अब क्वार्टर लाइफ टाइम क्या होता है? 1 क्वार्टर किसको बोलते हैं? 1/4। ठीक है ना? तो क्वार्टर लाइफ टाइम वो टाइम होगा जिसमें कोई आपका रिएक्टेंट है वो अपने इनिशियल से 1/4 पेंडिंग रह जाता है। मान लो ये ए है, ये प्रोडक्ट देगा, ठीक। ए गिव्स द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में ये ए नॉट रहेगा तो ये 0 रहेगा, बाद में ये ए हो गया तो ये ए नॉट माइनस ए हो गया। ऐसा किया था ना तुमने? अब देखो, अगर या इसको ए 0 ए माइनस एक्स और एक्स लिखते हो। अब जब तुम्हारा टाइम हो गया टी, क्वार्टर लाइफ टाइम, तो ये ए था, ये 0, ये 1 क्वार्टर बच गया, a/4। क्वार्टर का मतलब 1/4 हो गया ना। तो अगर ये 1/4 बच गया तो यहाँ पे कितना रहा? a माइनस a/4, 3a/4। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मेट चेंज कर लेना है क्वार्टर लाइफ टाइम में। एक्सप्रेशन क्या था? x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। अब x की जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है, 3a/4। तो 3a/4 इज इक्वल टू के नॉट और t की जगह पे क्वार्टर लाइफ टाइम। ठीक है। अब उसके बाद जो तुम्हारा टी क्वार्टर लाइफ टाइम है वो आ गया 3a/4 इंटू के नॉट। कोई भी आप टाइम निकाल लो, हमेशा तुम्हें उसका कनेक्शन हाफ लाइफ पीरियड से पता होना चाहिए। हाफ लाइफ पीरियड तुम्हारा क्या है? a/2 के नॉट है ना, तो ये 3/2 टाइम्स a/2 के नॉट हो गया। तो रिलेशनशिप हो गया कि ये 3/2 टाइम्स टी हाफ हो गया। 3/2 टाइम्स टी हाफ करोगे तो तुम्हारा टी क्वार्टर लाइफ टाइम आ जाएगा। उसके बाद है इसमें कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का क्या मतलब होता है बेटे? कंप्लीशन टाइम का मतलब होता है कि जब ये ए था, ये 0 था, ए टू प्रोडक्ट्स। अब उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब ये 0 हो गया भाई। ये जब टी टी कंप्लीशन हो जाएगा ना, तो टी कंप्लीशन पे ये 0 हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो जो आपका फॉर्मेट देख लो, a 0 a माइनस एक्स और x। तो अब x की जगह पे क्या नजर आ रहा है तुम्हें? नजर आ रहा है a। तो एक्सप्रेशन क्या था अपना? x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। ठीक है। अब x की जगह पे आ गया a इज इक्वल टू के नॉट, टाइम हो गया t कंप्लीशन। तो यानी कि तुम्हारे पास t कंप्लीशन की कितनी वैल्यू आ गई? a/के नॉट। इसको भी हाफ लाइफ से कंपेयर करो, तो आपका हाफ लाइफ था a/2 के नॉट। तो इसका मतलब है कि जो आपका टी कंप्लीशन होगा वो 2 टाइम्स होगा टी हाफ के। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 2 कट जाएगा और ये a/के नॉट आ जाएगा। तो ये टोटल आपके हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि मैंने काइनेटिक्स में 0 ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले ही कहा था कि जिन बच्चे को तो, जिस बच्चे, वैसे तो सब बच्चों को आता है, इसमें इट इज नॉट अ टू बिग डील की इतनी छोटी सी इंटीग्रेशन नहीं आती, पर फिर भी वी डोंट हैव दिस मच टाइम इन द पेपर कि आप इसको ड्राइव करते फिरो और देखो कि सही या ऐसा, मैम हमसे थोड़ी सी गलती होगी, हमारी डेरिवेशन मिस्टेक हो गई। तो इतना टाइम हमारे पास फिजिकल में नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज, जिसको बोलते हैं सिनॉप्टिक नोट्स। सिनॉप्टिक नोट्स जो हैं आपके, ये 0 ऑर्डर के लिए हैं। ठीक है। इसमें 7 या 8 पॉइंट होंगे, बस अगर आपने उसको कर लिया तो 0 ऑर्डर का अगर पेपर में क्वेश्चन आया है तो वो आराम से हो जाता है। सबसे पहला है फॉर्मेट। और अगर आपको लगता है कि मैडम ने फालतू में ही लिखा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मेट नहीं आता तो तुम कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, एक्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है। फॉर्मेट था कि ये स्टार्टिंग में ए नॉट था जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 था, और ये 0 था। तो जब ये टाइम ए टी हो गया, हमने टी वहां पे यूज नहीं किया तो यहाँ पे भी नहीं करेंगे, करने को कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर जो पीछे किया उसी के हिसाब से बनाएंगे, माइनस ए। दूसरा फॉर्मेट मैंने इसका बताया था a 0 a माइनस एक्स एंड एक्स। तो इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। सेकंड है डिफरेंशियल रेट लॉ। जो तुम्हारा डिफरेंशियल रेट लॉ है वो है 0 ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के नॉट। थर्ड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। थर्ड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ तुम्हारे पास हो जाएगा
x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी, और में तुम ये भी लिख सकते हो कि a नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। कई बार पेपर में एक्सप्रेशन सेंस में आ जाए तो ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। पॉइंट नंबर 4, half life period. Half life period is a upon 2 into k naught. Point number 5, quarter lifetime. Quarter lifetime is equal to 3 by 2 times half life period. Point number 6, completion time. Completion time is 2 times t half. Point number 7, जितने भी एग्जाम्पल पेपर में फोटोकेमिकल रिएक्शंस की आएंगी, photochemical reactions always follow the zero order. फोटोकेमिकल रिएक्शन में रिएक्शन का रेट जितनी लाइट एब्जॉर्ब करी है उस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट कितना है। पॉइंट नंबर 8, सिर्फ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एक ऐसा काइनेटिक्स है वेयर द रेट कांस्टेंट के नॉट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन, इन दोनों के यूनिट जो हैं वो हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, मतलब सेम यूनिट है। किस किस के सेम यूनिट है? रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट। तो ये 8 पॉइंट की लिस्ट से आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स डन हो जाता है, जो पीछे हमने 4-5 पेज लगा के किया। इज दैट इनफ? यस मैम। हम बैक स्लाइड शो करो। मैम जब हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं तो फिर उसको सीधा ऐसे लिखते हैं ना, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद टाइम। और जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो फिर उसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स लेते हैं और उनकी पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जब इसको आपको ना, जब तो पेपर में लिखा हो रेट एक्सप्रेशन, तो तुमने लिखना है माइनस ऑफ dA by dt, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। अगर पेपर में लिखा हो रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो आपको करना है रेट डायरेक्टिव पोर्शन टू कंसंट्रेशन की पावर उतनी। ठीक है, तो जब लॉ मेंशन किया हो, ठीक है, रेट लॉ दिया हो, रेट एक्सप्रेशन दिया हो, वो आपका एग्जामिनर जो देता है ना, आप इसको आराम से अंडरस्टैंड कर जाओगे। मतलब अगर उसने बोल दिया कि दिस फॉर दिस रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन इज दिस, तो रेट एक्सप्रेशन अगर पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो मतलब ऑर्डर कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है। ठीक है, अदरवाइज जनरली जब रेट उसने बोला रेट एक्सप्रेशन करके दिखाओ तो आपको 1 बाय करके, इंस्टेंटेनियस रेट करके दिखाओ तो 1 बाय करके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैसे लिखना है। जब ऑर्डर का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो रेट लॉ लगाना है। ओके मैम। ठीक है, डन मैम। रोहित और पीछे तो नहीं जाना। चलो, अब आपके पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बेटे, कभी भी जिंदगी में रट्टे नहीं मारना। ग्राफ बनता है आपके पास कॉन्सेप्ट की समझ से, और ग्राफ में अगर हल्का फुल प्रेजेंटेशन, लंबे तो नहीं हो गए स्पेलिंग, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है तो आप आसान सा ग्राफ भी पेपर में गलत कराओगे। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको जीरो ऑर्डर समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोलूं नंबर 1 कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में ग्राफ बनाओ, तो हाथ खड़े करो जरा मुझे, जस्ट रेज योर हैंड्स। कितने बच्चे इस ग्राफ को बना पाएंगे, नेचर बता पाएंगे? तन्विका तो मुझे पता है उसे आता है ना, बाकी बच्चे सो रहे हो क्या? अभी तुम्हारी गुड मॉर्निंग नहीं हुई? पलक तो बोलती ही नहीं है, कोई बोलते ही नहीं हो तुम लोग, ऐसे कैसे चलेगा? साहित्य आया आज? नहीं आया? आप ही की क्लास में है ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा चलो बताओ, तन्वी कैसा होगा? मैम हाइपरबोलिक होगा मैम, और डिक्रीज मतलब स्लोप अरे कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए?
मैम स्लोप नेगेटिव। हाइपरबोलिक क्यों होगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कभी जीरो ऑर्डर डिपेंड करता है? मैम मैंने सोचा कि आप दूसरा ऐसे, रट्टा नहीं मारना। ये कौन सा, मैम मुझे पता नहीं था आप जीरो ऑर्डर आप पूछ। जो आंसर बता रहे हो बेटे, जीरो कराया तो जीरो ही पूछूंगी ना। मैम इस वाले में। आगे बढ़ गई तन्वी। हाँ, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब सारे ग्राफ जीरो ऑर्डर के ही हैं। पहले जीरो ऑर्डर को ही कंप्लीट करेंगे ना। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आपका ग्राफ हमेशा ऐसे रहेगा और इस ग्राफ की किसी भी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अरे हमने लिखा क्या? हमने लिखा कि भैया रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तुम 100 से स्टार्ट करो, 50 से स्टार्ट करो, 40 से स्टार्ट करो, जितना मर्जी घटे बढ़े, हमारे पास ये डिपेंड नहीं करता। तो कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट चेंज ही नहीं होगा। अब मैडम आपने ये कराया था, पेपर में ये आ गया, तो पेपर में ये आ गया। अच्छा हाँ, रेट कभी नेगेटिव नहीं होता। रिएक्टेंट नेगेटिव होता है तो उसके आगे माइनस होके प्लस ही आ जाता है। रेट ऑलवेज पॉजिटिव। समझे ना मेरी बात को? कभी भी पेपर में Yes, गलती से भी रेट का आंसर माइनस मत लगाया ना। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है तो उसके आगे माइनस भी तो होता है ना, तो वो रेट प्लस ही आता है। तो अगर पेपर में ऐसा लिखा हुआ आ गया कि डीए बाई डी टी वर्सेस ए बनाओ, तो कौन सा एग्जामिनर ने बहुत सारा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया? रेट की तो एक्सप्रेशन है डीए बाई डी टी और कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन ये है। तो ये फर्स्ट ग्राफ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने पहले भी कहा, ग्राफ कभी जिंदगी में तुम्हें रट्टा मारने से आएगा ही नहीं। ग्राफ हमेशा तुम्हें किस में आएगा? कॉन्सेप्ट से। और ग्राफ के लिए ये सिनॉप्टिक नोट्स तुम्हें आते हैं तो काम चल जाएगा। ये जो आपने लिखा है डी ए बाई डी टी के नॉट, इसको मॉड ले लो। डी ए बाई डी टी क्या है? रेट। रेट मतलब ए पे डिपेंड ही नहीं करता, तो उसका मतलब है तो फिर स्ट्रेट लाइन आएगी। यहीं से सारी इक्वेशंस उठेंगी। सेकंड ग्राफ, बताओ। सब जीरो ऑर्डर के हैं। पी हाफ वर्सेस ए। अब ये ग्राफ पेपर में कौन बच्चा बना सकता है जिसे ये पता है? पी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन 2 के नॉट। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इकलौता ऐसा काइनेटिक्स है, इज द ओनली काइनेटिक्स जिसपे टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड ही नहीं करता ए पे, और सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ए से। ठीक है, तो ये ओनली काइनेटिक्स है जिसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये क्वेश्चन तुम पेपर में सिर्फ तब कर सकते हो जब तुम्हें ये एक्सप्रेशन आता है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब इसको आप बोलो कि मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर दूं। कैसे ओरिजिन से स्टार्ट कर दूं? स्टार्टिंग में कभी ए जो आपके पास था, हाफ लाइफ पीरियड स्टार्टिंग में आ जाता है क्या? नहीं, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा कॉमन सेंस लगा लेना है कि ग्राफ ओरिजिन से तब पास होगा जब हाफ लाइफ पीरियड कभी जीरो हो। किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड जीरो हो ही नहीं सकता, कुछ टाइम तो लगेगा ही ना, मिनिमम या मिनिमम। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन भी जीरो नहीं हो सकती, फिर तो रिएक्शन ही नहीं आएगा। तो ये नॉट टचिंग टू ओरिजिन होएगा। थर्ड, अगर तुम्हें पेपर में आ गया जैसे क्वार्टर लाइफ टाइम, और ये इसका तो कोई ग्राफ नहीं बनता है ऐसे, ये वाली इक्वेशन से कंसंट्रेशन अपॉन ये थर्ड ग्राफ, एक्स वर्सेस टी। ठीक है, एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? मैम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट। तो पेपर में एक्स लिखा हो, पेपर में ए नॉट माइनस ए लिखा हो, समझ जाना ये है। हाँ जी, प्रोडक्ट और टाइम में हमें ये इक्वेशन आती है, x इज इक्वल टू के नॉट अपॉन इंटू टी। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। प्रोडक्ट भी स्टार्टिंग में नहीं होते तो ये भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो ये तीन ग्राफ हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के हैं, जो बिल्कुल जनरल नॉलेज से बने हैं, जिसमें हाइपरबोला बनेगा, किस में बनेगा, कैसे बनाना है, क्या नहीं, वो सब मैं आपको बता दूंगी। तो ये समझ में आ गए तीनों ग्राफ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? हमें क्वेश्चंस नहीं पता कैसे आएंगे। सैंपल क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। सैंपल क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। पहला क्वेश्चन तो इतना मजेदार है ना, जब ये पेपर में आया था मजा ही आ गया था। फॉर अ सर्टेन ऑर्डर काइनेटिक्स,
certain order kinetics if the reaction starts with 100 gram of reactant. It took 5 seconds to reach 60 gram. ठीक है. If rate constant for the reaction is something, मैंने कैलकुलेशन नहीं की है तो मैं x से लिख देती हूँ. x mole per liter per second, find the order of reaction. कैसे करोगे ऐसा क्वेश्चन? मैम बहुत जीरो सारे ऑर्डर बच्चों रिएक्शन, मैम जीरो ऑर्डर रिएक्शन. हाँ, बहुत सारे बच्चों ने ना यहाँ पे शुरू कर दी थी इक्वेशन लगानी. 100 ग्राम शुरू में था तो ये A हो गया, 60 ग्राम बाद में रह गया, ये A माइनस एक्स हो गया, ये T दिया हुआ है, K निकाल लो और K दोनों का मैच कर लो, सेम आता है या नहीं तो जीरो ऑर्डर है. अरे इतना काम करना ही नहीं था, वो पागल बना रहा है तुम्हें. उसने ये जो यूनिट लिख दिया ना, ये यूनिट किसका है? जीरो ऑर्डर ए नॉट रिएक्शन. का. तो इसे बोलते हैं जनरल नॉलेज चेकिंग क्वेश्चन. कुछ भी नहीं पूछ रहा वो तुम्हें. तो ये काइनेटिक्स कौन सा था? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए खुला दिमाग, बिना प्रेशर के पेपर में जाना. इसमें कुछ भी नहीं करना. तुम्हें मोटा मोटा लिखाया है ना कि के नॉट का यूनिट और रेट का यूनिट सेम होता है, कौन सा काइनेटिक्स है. ऐसा ही एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन तुम्हें ऐसे आ सकता है. जैसे ये मेरे से क्वेश्चन पूछा था, हो गए 2 साल, जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी ना, तब एक बच्चे ने, अच्छा बच्चा था, बच्चा जेई का था, कॉलेज भी उसे अच्छा बिना है, मैसरा मिला उसे, मेरे ख्याल से बीआईटी मैसरा का सिलेक्शन हुआ. क्वेश्चन उस बच्चे ने ये पूछा था, क्वेश्चन बढ़िया था उसका. मैंने उसे एक क्वेश्चन दिया कि फॉर अ रिएक्शन फॉलोइंग zero order kinetics, T50 is 50 मतलब हाफ लाइफ है ना. T50% is 4 second. Find time for 90% completion. ठीक है, 90% completion. If A is equal to 10. अब एक है इसका केमिस्ट्री का मेथड. ये क्वेश्चन होगा कैसे? ए है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, स्टार्टिंग में था 10, बाद में तब कितना था प्रोडक्ट? 0. जब ये टी हो गया, ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि 50% के लिए तो दिया हुआ है. अब टी 50% का फॉर्मूला क्या होता है? ए नॉट अपॉन ए, है ना, ए लिखा है ना, ए अपॉन 2 के नॉट. मान रहे हो या नहीं मान रहे हो बात? यस मैम. तो ए कितना दिया हुआ है? 10. के नॉट तुम्हें पता नहीं, ये दिया हुआ है 4. ठीक है, तो 4 गुना 2 के नॉट हो गया इज इक्वल टू 10. तो के नॉट हो गया 10 डिवाइडेड बाय 8. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये आ गया कुछ 5/4. ठीक है, 1.25. ठीक है, ये आ गया 5/4. उसके बाद तुमने कैलकुलेट करना है 90% कंप्लीशन. अब 90% कंप्लीशन का मतलब क्या है? 90% कंप्लीट हो गया, पर यहाँ पे तुम कितना रखते हो? T 90%. यहाँ पे तुम रखते हो A माइनस एक्स. तो 90% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 10%. अरे यस और नो? यस मैम. 90% कंप्लीशन. तो लेफ्ट कितना आ गया? यहाँ पे तुम लिखते हो A माइनस एक्स, यानी कि लेफ्ट. और यहाँ पे कितना हुआ प्रोडक्ट? 90%. तो 90% निकालो 10 का. 90% ऑफ 10 कितना हो गया? 90% ऑफ 10 भाई. इतने तो बच्चे नहीं हो. 9. 10% ऑफ 10 कितना हो गया? ठीक है, 1.
यस मैम। ठीक है ना। तो आपके पास अब k नॉट है, इक्वेशन पे फिर लगा लो x इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी। अब x की जगह पे तुम्हारा कितना आ रहा है? 9। k नॉट तुमने कितना निकाला? 5/4 और t 90%। क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व या नहीं? तो t 90% आ गया, 9 4 36/5, ये आंसर आ गया। ठीक है, मतलब आपको जो 50% दिया था उसमें से तुमने क्या कैलकुलेट किया? k नॉट। और उसके बाद तुमने क्या किया, इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पे कंप्लीशन था, तो कंप्लीशन का मतलब है कि 90% कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे 10% बचा, तो x की वैल्यू 90% आई। ये तो है एक्चुअल मेथड। अब उस बच्चे का मुझे ये कहना था कि मैम 50% कंप्लीट हुआ 4 सेकंड में, 1% कंप्लीट हुआ 4/50, 90% कंप्लीट हुआ 4/50 गुना 90। ठीक है, तो कितना आ गया तब भी आंसर? 36/5। ठीक है, अब यहाँ पे भी 36/5 आया, यहाँ पे भी 36/5 की मैम ये तो क्वेश्चन यहाँ पे भी निकल जाता है। अब या तो तुम इतने एक्टिव बनो कि सिर्फ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एक ऐसा काइनेटिक्स है जिसमें अगर आप सिंपल यूनिटरी मेथड भी लगाओगे ना तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पर अगर इस मेथड की आदत पड़ गई तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, वहां पे अगर ये काम किया, आप खुद अपना दिमाग लगा के सोचो ना, अगर तुमने ये कहानी रची तो फिर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का मतलब ही क्या रह गया? फिर तो तुम सिक्स्थ सेवंथ के मेथड से ही सॉल्व कर लो। या तो ऐसा याद रख लो कि अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है तो यूनिटरी मेथड से भी आंसर आ जाएगा, दिमाग लगाना ही नहीं। ठीक है, अगर आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं है तो 101% ये मेथड तुम्हें सही आंसर नहीं देगा। 4 नंबर लेने के लिए विदाउट केमिस्ट्री शॉर्टकट जाना है तो चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सही मेथड नहीं है। हाँ, जीरो ऑर्डर में इससे आंसर आ जाएगा क्योंकि जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स ही ऐसा है कि उसमें हाफ लाइफ और फुल लाइफ डबल है, मतलब जितना है उससे प्रॉपर हाफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रेट पे डिपेंड ही नहीं करता ए पे। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड तब आप लगा सकते हो। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसमें आता है वो ये है कि टी हाफ था किसी रिएक्शन का 5 सेकेंड, अब 50% आपके पास, या मैं इसको थोड़ा सा और रेक्टिफाइड कर देती हूँ। टी हाफ है 5 सेकेंड, स्टार्ट किया था हमने 10 से, अब आपके पास 4 रह गया, लेफ्ट रह गया 4। अब रिएक्टेंट रिड्यूस टू 4 एंड द 4% कंप्लीशन, इन दोनों का अलग अलग मेथड बात है। अगर उसने कहा 90% कंप्लीट हो गया तो 90% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 10। पर अगर वो बोलता कि 90% बच गया तो x कितना होता? 10। समझ पा रहे हो बात को? तो एग्जामिनर की बात को पकड़ लेना कि वो लेफ्ट बोल रहा है या कंप्लीटेड बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि 10 से शुरू हुए थे 4 पे पहुंच गए, तो पहले तो टी हाफ दिया हुआ है, तो टी हाफ से क्या निकालोगे? के नॉट। ए नॉट यहां से फाइंड आउट कर लिया, फॉर्मेट क्या हो जाएगा? a0 a-x और x। स्टार्ट कितने से हुए थे? 10 से। अब आ गया 4, तो यहाँ पे आएगा 6, तो x की वैल्यू अब तुम्हारी क्या आएगी? 6। दोनों बातों में फर्क है। 90% कंप्लीट हो गया मतलब x है 90, 90% रह गया रिएक्टेंट तो मतलब x है 10, और रिएक्शन में हमने x यूज करना है ना कि a-x। ये बात क्लियर हुई मेरी कि नहीं हुई? यस मैम। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से आते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको पूछा जाता है यूनिट के बेस पे, उसके बाद ये यूनिटरी मेथड वाला, या 90% कंप्लीटेड और रिड्यूस्ड टू 90%, तो 90% रह गया और 90% कंप्लीट हो गया, उसके हिसाब से एक्स सही पुट करना। इसके साथ तुम्हारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मेरी तरफ से कंप्लीट है। एक एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 एक्सपेरिमेंट हुए, उसके हिसाब से बताओ कि वो कौन सा काइनेटिक्स है। वो जीरो ऑर्डर से नहीं, वो मिक्स वाले से आते हैं, वो नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे। ठीक है, यस मैम। तो आई होप आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट रिगार्डिंग द काइनेटिक्स। ये शीट का स्क्रीनशॉट लेके जहां पे बेड पे सोते हो ना उसके सामने लगा लेना, मेरी भाषा में नहीं लगाना है, मतलब मेरी राइटिंग का नहीं लगाना, ये मेरी केमिस्ट्री है, अपने हाथ से लिख के लगाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि
बहुत बन जाओ टेक्निकल की, जैसे था हमने तो वैसे ही प्रिंट मारा और दैट्स इट। अपने हाथों से लिखो, हाथों को लिखते हो, सुनते हो, बोलते हो तो अपने दिमाग को कमांड जाती है। ठीक है, तो अपने हाथों से ये सारे नोट्स बना के उसके सामने चिपका देना। नेक्स्ट क्लास में सारे काइनेटिक्स खत्म है, 1 2 और n, 1 2 ही पढ़ाने, उसके बाद तो n नहीं आ जाएगा। 2 मोर क्लासेस फॉर द केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद डन है। मतलब एक पूरी लगेगी, एक उसके बाद पूरी नहीं लगेगी। ठीक है, यस मैम। चलो बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू बेटा। क्या लिखा हुआ है वही, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, है ना, दोपहर को। ओके, बाय बाय।